हेलो TYY स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैक्स की एमसीक्यूज जो आपको इंटरनल में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। और ये एमसीक्यूज आपको ना कि इंटरनल बाकी एक्सटर्नल के में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चैप्टर बाय चैप्टर हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको हेल्प मिले इंटरनल एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्सेस के चैप्टर से करेंगे बिकॉज ये कंटिन्यूएशन है सेम 5 का जो आपने पहले ही कर रखा होगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। ओके, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस मींस जब भी आपको पेमेंट करना है टैक्सेस को तो उसका ड्यू डेट क्या होता है। तो ड्यू डेट पे सिंपल सा आपको कंसेप्ट याद रखना है कि जो पेमेंट का सब्सिक्वेंट मतलब आपको जो भी डेट ऑफ फाइलिंग होता है रिटर्न फाइल करने का वो आपको पेमेंट ऑफ टैक्सेस होता है। जैसे आपने डीटी में पढ़ा ना, डीटी का क्या होता है, पेमेंट ऑफ टैक्स का जो भी डेट होगा उस दिन करना होगा। वैसे ही ड्यू डेट क्या होता है मीन्स जिस दिन आपको उस टैक्स को भर देना तो ड्यू डेट क्या हो जाएगा आपका पेमेंट ऑफ टैक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ आप फर्स्ट नहीं हो सकता है, सब्सिक्वेंट डेट इन नहीं हो सकता है। विद इन 15 डेज फ्रॉम द सब ये सबके अलग अलग क्राइटेरिया है, उसमें 15 डेज होगा 10 डेज होगा। बट ओवरऑल पेमेंट किस पे होने वाला है, जिस दिन आपका लास्ट डे रहेगा ना उस दिन आपका पेमेंट होगा। उस लास्ट डे को क्या बोलते हैं, ड्यू डेट बोलते हैं। ठीक है, आपने आपने मैथ्स के क्वेश्चंस पढ़े रहेंगे तो उसमें ड्यू डेट के इंटरेस्ट पेमेंट की बात होती है। तो यहाँ पे आप क्या याद रखना है, जब पेमेंट की बात करेगा तो आप क्या याद रखोगे, ड्यू डेट की बात याद रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, वाइल while making purchase, अभी क्या कर रहा है वो परचेस कर रहा है फ्रॉम द डीलर who has to pay GST। ठीक है, जीएसटी पे करना है, उसके लिए उसको क्या मिलेगा, अवेल क्रेडिट। ठीक है, while making payment to outward supply the credit is reflected in the GST portal। आपको तीन चीजें याद रखनी है। आपके पास तीन लेजर होते हैं, कौन कौन से लेजर होते हैं, आपके पास पहला लेजर होता है कैश लेजर, दूसरा होता है क्रेडिट लेजर और तीसरा होता है लायबिलिटी रजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, आप जो भी पेनाल्टीज या जो भी पेमेंट करोगे मीन्स आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो उसमें आपको किस में मिलेगा, कैश लेजर में मिलेगा। लायबिलिटी रजिस्टर जो भी आपको पेमेंट करना है वो किस में रिफ्लेक्ट होगा, लायबिलिटी रजिस्टर में। और जो भी आपने खरीदते टाइम पेमेंट किया है ना, जो खरीदते टाइम पेमेंट करते उसमें क्रेडिट आता है तो मतलब आपका वो बैलेंस किस में जाएगा, क्रेडिट लेजर में जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज द राइट आंसर। राइट, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्रेडिट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ। अभी देखिए क्या बोला है, जो आपने क्रेडिट लेजर में है ना तो ये जो आपके पास जो भी बैलेंस है ना ये खाली टैक्स लायबिलिटी पेमेंट के लिए होगा। अगर आपको पेनल्टी के लिए पेमेंट करना होगा, कोई फाइन के लिए पेमेंट करना होगा तो कैश लेजर का यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है क्रेडिट लेजर का यूज केवल किसके लिए यूज कर सकते हैं हम, केवल टैक्स लायबिलिटी पेमेंट के लिए कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इसके लिए पेमेंट के लिए हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, अ टैक्सेबल पर्सन फेल टू पे टैक्स, मतलब वो टैक्स भरना नहीं भर पाया और हिज फाइल रिटर्न ऑन टाइम, और टाइम पे रिटर्न भी नहीं फाइल कर पाया तो ही शुड पे इंटरेस्ट ऑन। तो सिंपल जो बैलेंस होगा, बैलेंस पे उसको क्या भरना, पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बैलेंस मतलब क्या, ग्रॉस टैक्स पे इतना आपको पे करना था, इतना आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट था, तो नेट नेट जो बचेगा ना आपको जो बैलेंस वो आपको क्या पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको इतना चीजें याद रखना है कि इंटरेस्ट किस में निकालोगे, बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या, ग्रॉस टैक्स पेबल लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर सीजीएसटी, सीजीएसटी कैन बी यूज्ड अगेंस्ट। तो आपको याद रखना है सी जो है पहले किसके साथ होगा, सी के साथ होगा, बाद में किसके साथ, आई के साथ हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सी आएगा, सी के साथ क्या होगा, सेटलमेंट होगा इसका। सी पहले सी के साथ फिर आई के साथ होगा। वैसे ही अगर एस होता है एस जी एस टी तो पहला एस के साथ फिर आई के साथ। ठीक है, अगर वही है इनकेस आई होता तो क्या होता, आई होता तो पहले आई के साथ आता, फिर सी के साथ, फिर एस के साथ। ये किसी भी सीक्वेंस में हो सकता था, या तो पहला आप एस को पूरा कंप्लीट करो या तो पहला सी को पूरा कंप्लीट करो, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मोस्ट प्रॉब्ली आप करो कि पहले दोनों को हाफली बांटो। राइट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीजीएसटी क्या हो जाएगा, पहले सीजीएसटी के बारे में सोचेगा फिर किस बारे में सोचेगा, आईजीएसटी के बारे में सोचेगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द रेट ऑफ इन द केस, इंटरेस्ट रेट है इन केस ऑफ एक्सेस आईटीसी क्लेम। अगर आप एक्सेस आईटीसी क्लेम करते हो तो आपको 30 नवंबर दिया हुआ है डेट, उस दिन तक आपको
रिवर्स रिटर्न फाइल कर देना है और जो भी आपने एक्सेस क्लेम किया है उसको रिटर्न कर देना, अदरवाइज वो कितना 24% जो कि हाईएस्ट रिटर्न आना जाता है तो आपको इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। मिस्टर राजेश which was liable to pay GST of rupees 10,000 per month for the month of July। ठीक है, जुलाई में उसको कितना टैक्स पे करना था 10,000, but he failed to pay। Okay, later he decided to pay the tax on October 22। what would be the period of the interest has to be charged। तो आपको याद रखना है 31st से आपको हुआ था, 31st से आप काउंट करोगे तो कितना आएगा 63 डेज आ जाएगा। तो 63 डेज के ऊपर आपको क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है 31st। ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स अ रजिस्टर्ड पर्सन, ये क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है, कैन क्लेम रिफंड on any unutilized tax input tax credit zero rated supply without payment of taxes। कभी कर सकता है at the end of the period but before expiry of 2 years from the relevant date। ठीक है, 2 साल के पहले एक्सपायर होने से और टैक्स का जो पीरियड है उसके एंड होने के मतलब तक का वो क्या कर सकता है, पेमेंट मतलब आईटीसी अवेल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, रिफंड विल बी अलाउड इन केस ऑफ, रिफंड कब अलाउ हो जाएगा, तो सिंपल आप बात समझो, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मेड ऑन विच एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेविड, मतलब एक्सपोर्ट तो पे कर दिया है ना, वो तो आपको रिटर्न मिलेगा नहीं। एक्सपोर्ट मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस तो आपको ये हो जाएगा रिफंड अलाउ होगा। ठीक है। इन्वर्टेड duty structure where the tax is on input higher than the tax of outward, तो ये केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड मिलेगा। ठीक है, तो आपको 2 केस पर रिफंड मिलेगा। अगर आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर दिया तो आपको नहीं मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन क्या है, 2 इयर्स तक आप हमने ऊपर भी देखा, आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे टाइम लिमिट अवेलेबल टू प्रॉपर ऑफिसर टू पास, इस पे जो भी रहेगा यहाँ पे क्या है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरेस्ट ऑन रिफंड अमाउंट इज टू पेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज तक वो रखते हैं, उसके बाद जो भी होता है वहां से उन लोग इंटरेस्ट पे करना चालू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टू बी पेएबल इन केस ऑफ डिले ऑफ सैंक्शनिंग, अगर करते हो तो कितना होना चाहिए, नॉट एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्सीडिंग उसका कुछ रेट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ द रिफंडेबल अमाउंट द सप्लाई, अगर आप एसीजेड करते तो उसको आप क्या मानते हो, एक्सपोर्ट मानते हो, और एक्सपोर्ट के काम पे क्या होता है, रिफंडेबल अमाउंट एक्सेप्टेड होता है। इंटरेस्ट द इंटरेस्ट शैल बी पेएबल एट द फॉर होल्डिंग, तो कितना आपका 6% का कुछ तो इंटरेस्ट काटेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलेवेंट डेट फॉर कंप्यूटिंग टाइम लिमिट फॉर क्लेम रिफंड, तो क्या से काउंट करोगे आप, डेट ऑफ लिविंग इंडिया। ठीक है, जब भी गुड्स इंडिया से बाहर जा रहा है तो आप काउंट करोगे उस दिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ टीसीएस, टीसीएस कितना है आपका, 1% आईजीएसटी है, मतलब 0.5% सीजीएसटी, 0.5% क्या हो जाएगा, एसजीएसटी का रेट है। तो रेट आपको क्या रखना है, सेक्शन 51 में आता है टीसीएस, और टीडीएस आप सेक्शन क्या है 52 है, और जितना उसका फिट कितना आता है 2%, तो आपका 1% हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है, 51 किसके लिए है टीसीएस, 52 किसके लिए है टीडीएस, 1 मतलब 1%, 2 मतलब 2%। right, e-commerce operator will furnish monthly installment within 10 days from the next from the, उनको जो e-com इसीओ है क्या भरना पड़ता है, जीएसटीआर 8 रिटर्न फाइल करना पड़ता है। the amount collected under the section 52(1) shall be paid to the government operator within 10 days, क्योंकि ये क्या होते हैं टीसीएस में कवर हो, टीडीएस में कवर हो जाते हैं, तो उनको क्या है विद इन 10 डेज आफ्टर मतलब अगले महीने के 10वें तारीख को पेमेंट करना होता है। सीपिंग का फुल फॉर्म याद रखोगे आप, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, बाकी आप एमसीक्यू उतना पूछे नहीं जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के हम, नेक्स्ट चैप्टर में तो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्या है यहाँ पे, आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, अंडर सेक्शन 37 शैल बी सबमिटेड बाय, तो अगर आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो तो 10th ऑफ द सक्सीडिंग मतलब अगले महीने के 10 तारीख तक आप क्या करोगे, वो चीजें सबमिट कर दोगे।
A registered taxable person other than ISD input service distributor in a non-resident taxpayer and a person paying tax under the section 10, 51, 52 आपका TCS वाला सेल्फ periodical in इसमें करेंगे 3B में करेंगे और तभी इनको मिलता है 20 तारीख तक उनको मतलब सबमिट करना होता है, टैक्स फाइल करना होता है। The taxpayer who opted to composition levy shall file return GSTR 4। याद रखना आपको कंपोजिशन के लिए क्या है, GSTR 4 है। कंपोजिशन लेवे, लेवे मतलब आपको यहाँ पे फोर वर्ड्स दिख रहे हैं, याद रखने का। कंपोजिशन लेवे मतलब 4 वर्ड्स, GSTR 4, ठीक है। मिस्टर भास्कर द ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 52 shall be file its monthly return in किस में करेगा वो, ECO है ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो देखो यहाँ पे कॉमर्स में कितने हैं, 8 लेटर है, तो आपको किसमें GSTR 8 करेगा। और ठीक है, यहाँ पे GSTR 8 में करेगा काफी 10 तारीख तक उसको मिलता है अगले महीने के सक्सेडिंग मंथ का 10। फिर द लायबिलिटी टू फाइल द फर्स्ट रिटर्न बाय एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑन विच, मतलब जिस दिन वो लायबल हो जाएगा उस दिन से उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स फाइलिंग करना पड़ेगा। Mr. Ramesh, a registered taxable person, shall be entitled to take credit of input tax in his return. Such input tax credit shall credit to, मैंने आपको पहले ही बताया था किसमें आता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी ITC का बैलेंस होता है इसमें ट्रांसफर हो जाता है। द ड्यू डेट ऑफ फाइनल रिटर्न क्या है आपका, तो आपका जो भी कैंसिलेशन होगा और 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन व्हिचएवर लेटर होगा, ठीक है। तो लेटर आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर आपका जो फाइनल रिटर्न है तो क्या होना चाहिए, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन या 3 मंथ्स उस दिन से आगे का होना चाहिए। फी फॉर डिले फाइलिंग ऑफ GSTR 7 क्या हो जाएगा, 25 रुपए एक दिन का और 100 रुपए मैक्सिमम होता है, विच एवर इज लेस होगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 100 रुपीज हो सकता है और 25 पर डे विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 6 क्या हो जाएगा, 30th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। GSTR 6 मतलब GSTR 4 और 6 कितना होते हैं, 10, ठीक है। तो यहाँ पे 13 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 1। GSTR 1 किनको फाइल करना पड़ता है, तो जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनको भी क्या करना पड़ता है, GSTR 1। ISD के लिए आपका 6 है, NRTP के लिए अलग है, तो इन लोग के लिए सब अलग है। तो आपको जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है ये भी एक नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह भरते हैं, तो इनको GSTR 1 में भरना पड़ता है। GSTR 1 कभी भरते हैं, 10th ऑफ द जनवरी मंथ के लिए कभी करेंगे, फरवरी के 10वें महीने में, सॉरी फरवरी के 10 तारीख से पहले हमको करना पड़ता है। तो 10th फरवरी और अर्लियर जो भी हम फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 38 क्या बोलता है, इनके सब CGST एक्ट किसके लिए है, इनवर्ट सप्लाई की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, GSTR 2 आ जाएगा। इनवर्ट सप्लाई के लिए क्या आएगा आपका, GSTR 2। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो कि आपका ईवे बिल है। ईवे बिल के ऊपर क्वेश्चन एक दो पूछे ही जाते हैं। तो इज ईवे बिल इज मैंडेटरी इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, यस ये मैंडेटरी है, लेकिन कब, उसके लिए कंडीशन है। फ्रॉम महाराष्ट्र टू दिल्ली बाय अ पर्सन हु हैज बीन एग्जेम्प्टेड, मतलब वो क्या है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ टेनिंग रजिस्ट्रेशन। तो क्या उनको क्या करना पड़ता है, इस मैंडेटरी है अगर, ठीक है, मैंडेटरी है क्योंकि क्या कर रहे हैं, इंडिया से सप्लाई कर रहे हैं। अगर वो 50 के ऊपर लिमिट उसका क्रॉस नहीं भी होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ईवे बिल मैंडेटरली जनरेट करना पड़ेगा, रजिस्टर में ना हो, ठीक है। इन केस ऑफ इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉल्स मूवमेंट ऑफ गुड्स कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग कितना, 50,000 से क्या होना चाहिए, एक्सीड होना चाहिए। तो ये क्या करना पड़ेगा, ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा, कौन से फाइल में, फॉर्म GST EWB ईवे बिल 01 में उसको फाइल जनरेट मतलब चालान जनरेट करना, ईवे बिल जनरेट करना पड़ता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज्ड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, द ईवे बिल शैल बी जनरेटेड बाय इसके ट्रांसफॉर्मर और अनरजिस्टर्ड पर्सन हिमसेल्फ। तो क्या आइदर ए और बी, अनरजिस्टर्ड तो कर नहीं सकता है, तो यहाँ पे रजिस्टर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है एंड ईवे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन केस ऑफ द गुड्स
ई बिल को कभी जनरेट नहीं करना है, उस केस के लिए क्या है, द गुड्स आर बीइंग ट्रांसफर बाय अ नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस। यस, इस केस में भी हो सकता है, इसमें जनरेट नहीं करने की जरूरत है। नेक्स्ट है टेनर ऑफ द ई बिल ओवर डायमेंशनल है। ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए कितना है, 20 अप टू 20 किलोमीटर वन डे इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो। ठीक है, तो 20 किलोमीटर कितने दिनों में चाहिए, एक दिन में चाहिए। अगर वही डायमेंशनल रहता तो कितना, 200 किलोमीटर होता है एक दिन में। ठीक है, और जो भी आपका डिवाइड, उसे डिवाइड करते हैं और जो भी बचता है उससे उसको एक दिन एक्स्ट्रा देते थे। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर है तो वन डे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 200 डिवाइड बाई 20 तो कितना आ जाएगा आपको, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैलिडिटी ऑफ ई बिल कैन बी एक्सटेंडेड बाय कमिश्नर, उसको एप्लीकेशन देके एक्सटेंड कर सकता है जीएसटी ईडब्ल्यूबी 04 में। ई बिल शुड बी जनरेटेड फॉर मल्टीपल कंसाइनमेंट इंडेड वन। यस, उसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड बोलते हैं। ई बिल क्या होता है आपको, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल है ना, मल्टीपल को क्या बोलेंगे, कंसोलिडेटेड ई बिल बोलेंगे। और किस में करते हैं, जीएसटी ईडब्ल्यूबी 02 में ई बिल को कंसोलिडेट करते हैं। A valid tenure of an EV bill for distance up to 200 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा आपको, 1 डे इन केस अदर देन द ओवर डायमेंशनल। मैंने आपको ऊपर ही बताया 200 किलोमीटर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ओवर डायमेंशनल नहीं, अदर देन ओवर डायमेंशनल। तो एक दिन में कितना, 200 किलोमीटर। नेक्स्ट है द बुक्स एंड अदर रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 35 टू बी मेंटेन्ड एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, जहाँ पे उसको क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बात समझना, the books and accounts shall be maintained at कहाँ पे, each place of business pertaining such places। मतलब जहाँ पे उसका बिजनेस का अगर प्लेसेस होते हैं तो वहाँ पे उनको क्या करना पड़ता है, चीजें बुक्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है। As per the provision of GST Act, which of the form accounts are required to maintain, तो मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दोनों को मेंटेन करके रखना पड़ता है। Find out the accounts with the records which are to be maintained by every registered taxable person at his principal place of business। तो आपको जितने भी चीजें होती है ना, सारी चीजें आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे क्या करनी होती है, मेंटेन करके रखनी होती है। ब्रांच में आप भले ही एक दो रिकॉर्ड नहीं करें तो भी चलेगा, बट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में सारी चीजें A to Z इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। At the time prescribed for maintenance of accounts record, if the taxable person is party to an appeal or revision, तो क्या हो जाएगा, 1 year after the final disposal appeal of the revision proceeding or until the expiry of the 72 months, means around 6 years। लेकिन उसको क्या 7 years तक उसको क्या करना पड़ता है, प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, उसको संभाल के रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 72 मंथ सबको दिया हुआ है। Record for a period of to be maintained at expiry of 72 months from the date। ठीक है, तो यहाँ पे भी 6 months आपको 6 years अराउंड बता रहा है, बट आपको 7 ईयर रखना होता है। तो आपको बस 72 याद रखना है, 72 इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फ्रॉम द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू कंडक्ट स्पेशल ऑडिट, तो ऑफकोर्स क्या हो सकते हैं, सीए और सीएमए, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों ही कर सकते हैं स्पेशल ऑडिट के लिए। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर टू बी इशूड विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेसिफाइड फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। अभी तक 5 साल तक इस स्पेशल जजमेंट के लिए रखा गया है। Mr. Ram, who is a taxable person, when should be applied for provisional assessment, तो कभी करेगा वो, Ram when the taxable person is not able to determine the tax rate or when the taxable person is not able to determine the value of the goods services, दोनों ही केस में ये अप्लाई फॉर प्रोविजनल असेसमेंट, मतलब उसको पता ही नहीं है कि कितना उसका इनकम हो सकता है और क्या रेट लगेंगी, तो टैक्स भरेगा और कौन से बेसिस पे, प्रोविजनल बेसिस पे वो टैक्स भरेगा। A taxable person can make payment of tax on provisional basis. So yes, such surety or security as a proper officer may deem fit binding the taxable person for differential tax if any, और exceeding a bond मतलब सेम आपको वही चीजें बता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 60 of CGST Act within the time period within which the final assessment orders would be passed, तो 6 month from the date of provisional assessment, तो 6 महीने के बाद जिस दिन से उसका provisional assessment पास होगा तो ये चीजें होंगी। if the final order is not passed within 6 month, तो क्या होगा, on the sufficient, तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, ज्वाइंट कमीशन एक्सीडिंग नहीं होगा,
बाय द कमिश्नर ऑफ फॉर द पीरियड 6 मंथ नहीं मिलता है, ऐसा कुछ होता नहीं, आपको वहां पे मिल जाता है। Whether any additional interest penalty prosecution will be leviable for non-payment of taxes determined under provisional assessment, only interest, खाली क्या हो जाएगा आपका, खाली इंटरेस्ट चार्ज करना होगा आपको अंडर सेक्शन 50 के। अगर आपको जो क्या है प्रोविजनल असेसमेंट कर रहे हो और आपका नॉन पेमेंट के लिए लाइबल हो तो क्या हो जाएगा आपका, खाली इंटरेस्ट आप पे करोगे, जो भी आपका अमाउंट रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा। व्हाट shall be the interest payable to the taxable person if he is entitled to refund compensate to the order for final assessment। अगर आपको फाइनल असेसमेंट के लिए कुछ ऑर्डर मिलता है तो इंटरेस्ट shall be paid in such refund on such refund। अगर आपको एक्स्ट्रा रिफंड मिल गया है तो आपको उसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, इसमें सेक्शन 50 में। तो सेक्शन 50 में आपको एडिशनल इंटरेस्ट मिला क्योंकि आपने डिटरमाइन नहीं किया था प्रोविजनल टैक्स, जो भी डिटरमाइन किया था वो पेमेंट नहीं किया था सेक्शन 50, और आपने पेमेंट नहीं किया, आपको रिफंड जो भी हुआ था, तो आपका क्या हो जाएगा, सेक्शन 50 में आपको इंटरेस्ट लगेगा उस रिफंड के ऊपर। टाइम लिमिट फॉर इशूइंग ऑर्डर कभी हो जाएगा आपका, इसमें से कुछ है नहीं, तो 5 साल कवर नहीं होगा, 5 years फ्रॉम द डेट नहीं होगा, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, the answer none of the above। If the registered person furnishes a valid return within dash of the service of the assessment order under section 62 subsection 1 of the assessment order shall be deemed to have a withdrawn, 30 days के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसको विड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है द पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड टू अंडरटेक द ऑडिट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो क्या हो सकता है, कमिश्नर बाय सीजीएसटी और एससीएसटी दोनों का हो सकता है, मतलब इन दोनों में कोई भी आ सकते हैं, कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी और कमिश्नर ऑफ एससीएसटी। टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 65, टैक्स अथॉरिटीज मे बी कंडक्टेड बाय द प्लेस ऑफ बिजनेस, यस रजिस्टर्ड पर्सन, और द ऑफिस ऑफ टैक्स अथॉरिटीज, दोनों जगह पे किया जा सकता है। Prior to the conduct of the audit under section 65, registered person shall be informed by way of notice sufficiently in advance, not less than 15 working days। आपको 15 दिनों के पहले इन्फॉर्म कर देगा। लास्ट डे फॉर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट अंडर सेक्शन 65 इज 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ, मतलब 3 महीने के अंदर वो ऑडिट क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। कमिश्नर कैन एक्सटेंड द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 65, तो वो नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, मतलब 3 महीने से 6 महीने हो सकता है, बट 6 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड नहीं मिल सकता है स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। स्पेशल ऑडिट इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 66 और ऑथराइज्ड बाय कॉस्ट अकाउंट और सीए। आपको मोस्ट ऑफ चीजें क्या देखने को मिलेंगी, सीए और सीए में बोथ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 66 शुड बी सबमिटेड विद इन 90 डेज के अंदर आपको ऑडिट रिपोर्ट को क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। The expenses which are occurred at the time of audit under section 66 is paid by the commissioner, वो पे करेगा, ठीक है। The on the ground of the sufficient reason being provided by proper officer, the time period is passing final assessment order under section 66 by 4 year तक उसको extend कर सकते हैं, कोई रीजन अगर रहा तो। कौन करेगा, प्रॉपर ऑफिसर के हेल्प से। इन केस ऑफ समरी असेसमेंट, अगर कोई समरी असेसमेंट करता है वेयर द टैक्सेबल पर्सन इज नॉट आइडेंटिफाइड और सच टैक्सेबल लायबिलिटी इज सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज द टैक्सेबल पर्सन एंड शैल बी लायबल टू पे द जीएसटी। इन जो भी इंचार्ज रहेगा ना उस गुड्स का, उसको क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। रेड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, इंडिया कस्टम वाटर एक्सटेंड अप फॉर 12 नॉटिकल माइल्स, नो, ये आपका कॉन्टिनेंटल जोन होता है। इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड अप टू 24 नॉटिकल माइल्स, नो, ये आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ जोन होता है। इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, नो, इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, यस। जो आपका ये सीवेस ये बेसलाइन हो गया, बेसलाइन से कितना 12, फिर
और 12 होता है ये आपका कंटिन्यूअस सेल्फ जोन, और जो ये उसको होते हैं उसको बोलते हैं हाई सी एरिया बोलते हैं। तो हाई सी एरिया में ये आपका कवर हो जाता है। तो इस यहाँ पे उसने क्या बोला, इंडियन कस्टम वाटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या होगा, इंडियन कस्टम वाटर होगा। तो इसका पूरा एडिशन कितना होता है, 200 होता है नॉटिकल माइल्स। ठीक है। अंडर सेक्शन इंपोर्ट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 इंडिया बिगिंस व्हेन, मतलब इंपोर्ट्स बिगिन जब भी इंडिया में ट्रेड, मतलब ये 12 के अंदर जब ये गुड्स एंटर करता है ना, तो उसको क्या मानते हैं, इंपोर्ट करते हैं। वैसे ही ये 12 के बाहर जाता है उसको क्या मानते हैं, एक्सपोर्ट मानते हैं। तो क्या बोला है, इंपोर्ट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 बिगिंस व्हेन गुड्स एंटर इनटू इंडियन टेरिटोरियल वाटर एट 12 नॉटिकल माइल, राइट। एक्सपोर्ट का ही मानेंगे, वैसे ही अगर गुड्स क्रॉस करता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर को। फिर export under section 2 subsection 18 begin when goods are presented for pay export, जब उसको एक्सपोर्ट के लिए क्या आता है, मतलब वो यहाँ से बाहर जाने के लिए रेडी हो जाता है। import includes only when goods removed from the home consumption on the payment, क्या पूछा है क्वेश्चन, import conclude मतलब कब होता है, import कब फाइनली उसको मान लेते हैं, इंडिया में आया तो उसको import मान लिया, मतलब कब होगा, जब आप उसको पे टैक्स पे कर दो और उसको कहाँ पे लेके जाओ, गुड्स, मतलब आपका अगर वेयर हाउस है वहाँ पे, पोर्ट से वेयर हाउस में, पोर्ट से किधर गया, वेयर हाउस में गया, वहाँ पे उसने ड्यूटी भर दिया, ड्यूटी भरने के बाद वहाँ से उसने पेमेंट करने के बाद वो कहाँ लेके गया, घर पे लेके गया। तो घर पे जो भी गुड्स का कंडीशन क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट कंक्लूड हो गया, मतलब वहाँ से इम्पोर्टेशन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सीज अरेस्ट, तो यहाँ पे आपको वही बोला है, व्हेन द गुड्स रिमूव फ्रॉम फॉर होम कंजम्पशन ऑन पेमेंट ऑफ द, आपने पेमेंट किया वेयर ऑफ कस्टम पोर्ट पे, और वो कहाँ पे लेके गए, गुड्स घर पे लेके गए। तो सर्च अरेस्ट सीज प्रोविजंस ऑफ कस्टम वाटर एक्ट एप्लीकेबल सीज अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। वेसल आर कवर्ड अंडर गुड्स ओनली व्हेन इफ परमानेंटली ब्रॉट टू इंडिया, अगर वेसल्स क्या आ रहे हैं, परमानेंटली के लिए, परमानेंट आ रहे हैं इंडिया में यूज करने के लिए, तो उसको क्या मानेंगे, गुड्स मानेंगे। नेक्स्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एम्पावरमेंट टू अपॉइंट कस्टम वाटर और एयरपोर्ट, यस। इनलैंड कंटेनर डिपो, एयर फ्रेट स्टेशन, यस। लैंड कस्टम स्टेशन, कोस्टल पोर्ट, ये सारी चीजें होती है, सेंट्रल बोर्ड इम्पावर करता है उस चीज को। A vessel Visma sailing from USA to Australia via India, ठीक है। Visma carries various type of and goods namely A, B, C and D. A, B are destinated to Mumbai port and balance remain in the same vessel. Subsequently, vessel chartered to Australia C and D is the आपके कहा हो जाएंगे, ट्रांसशिपमेंट गुड्स हो जाएंगे, ठीक है। सी एंड डी है क्योंकि इंडिया में तो इम्पोर्ट हो नहीं रहे, इंडिया में तो हो नहीं रहा ना, सपोज ये गुड्स आए इधर मुंबई में आए, और मुंबई में ए और बी उतर गया, और सी और डी ऑस्ट्रेलिया कहाँ चले गए, ऑस्ट्रेलिया, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसशिपमेंट गुड्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो आपका यहाँ पे दिया है, इंडियन कस्टम वाटर एक्सचेंज, यस होता है, और 200 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है, इन द इंटीग्रेटेड टैक्स लेविएबल ऑन इंपोर्ट गुड्स लेविएड एज इंटीग्रेटेड टैक्स अंडर सेक्शन 5 इंटीग्रेटेड, ठीक है, सेक्शन 5 के अंदर क्या होता है, इंटीग्रेट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर लेविएड एज एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, तो ड्यूटी इज इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी लेबल ऑन द लाइक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यस। काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, हाँ ये भी होता है। और थर्ड, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी काउंटर बैलेंस करने के लिए सेल्स टैक्स के रूप में यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 3। सेफगार्ड ड्यूटी कैन नॉट बी इम्पोज्ड इफ द आर्टिकल ऑफ द इम्पोज्ड टू बी इम्पोज्ड originated from more than one developing country, yes 3% and 9%। तो आपका इसका फंडा क्या है, अगर एक कंट्री से मंगा रहे हो तो उसका वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, 3% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप डेवलप कंट्री से मंगा रहे हो तो शेयर टेकन टुगेदर डज नॉट एक्सीड 9% of the total import article to into India, ठीक है। Next, some banks in China are giving interest-free loan to its domestic manufacturer to manufacture solar panel. The interest-free loan would qualify as subsidy for levying the countervailing duty under Section 69, 9 of the Custom Tariff Act 1975. तो सर उसको क्या ट्रीट करेंगे, सच इंटरेस्ट फ्री लोन्स
is given by public to the government bank. Countervailing duties under section 9 of the Custom Tariff Act shall not levied unless it is क्या होना चाहिए, सब्सिडी रिलेटिव होना चाहिए, और दूसरा सब्सिडी रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, डोमेस्टिक गुड्स और ओवर इम्पोर्टेड गुड्स इन एक्सपोर्टेड आर्टिकल। मतलब जितना आप यूज मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, आप उतना क्या कर रहे हो, बाहर से उस चीजों को इंपोर्ट करने का काम कर रहे हो।